हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपम शर्मा और आज हम कर रहे हैं 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया गोल्स एंड अचीवमेंट्स लेसन 2 क्लास 12 इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया कर रहे हैं। तो इसमें हम करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग, नीड फॉर प्लानिंग, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी एंड लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स। और अब हम कर रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स। तो व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, पर इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्लानिंग की ज़रूरत क्यों थी। तो आपने देखा कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उससे पहले वो ब्रिटिश रूल के अंडर काम कर रहा था। तो ब्रिटिशर्स ने हमारे जितनी भी एग्रीकल्चर थे, हमारी इंडस्ट्री थी, ट्रेड था, सबको बिल्कुल बर्बाद कर दिया। हमारा जो ग्रोथ रेट उस समय था 0.5% था। तो आप ये देखिए कि जब वो छोड़ के गए भारत को, तो हमारी इकोनॉमी जो थी पूरी तरह से डीरेल हो चुकी थी और उसको वापस पटरी पे लाना था, वापस ट्रैक पे लाना था, फास्ट ट्रैक पे लाना था। तो इसलिए प्लानिंग की ज़रूरत थी। तो पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू ए सिस्टम अंडर विच इज सेंट्रल अथॉरिटी, प्लानिंग कमीशन हमारे देश में अब नीति आयोग कहलाता है, सेट्स ए सेट ऑफ टारगेट्स, टारगेट फिक्स कर लेते हैं। हमने 5 ईयर प्लान्स बनाए थे, तो टारगेट फिक्स कर दिए जाते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में गेहूं का उत्पादन कितना करना है, कितने लाख टन करना है, इंडस्ट्री में कौन कौन से प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करना है, फिर कितने उनके क्वांटिटी वगैरह सब, ये सब, और कितने स्पेसिफाइड टाइम में, यानी 5 साल में। तो वो प्रोग्राम बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे टू अचीव दीज टारगेट। जो टारगेट हमने बनाए हैं उनको अचीव करना 5 साल में। ये था प्लानिंग। घर में भी देखो बच्चों, अगर आपकी लिमिटेड इनकम होती है तो प्लान तो करना ही पड़ता है ना। कि जैसे इनकम है, अभी बच्चों की फीस है, कुछ घर की खरीदारी है, तो कुछ अभी कर लेंगे, कुछ अगले महीने कर लेंगे, कुछ हो सकता है ज़्यादा बड़ा खर्चा हो तो अगले साल कर लेंगे। तो ऐसे ही ये एक देश है जिसमें कि बिल्कुल ही ज़ीरो से स्टार्ट करना है, तो क्या करेंगे। जब पूरी तरह से इकोनॉमी बिल्कुल ना के बराबर ग्रोथ हो ही नहीं रही है, बिल्कुल स्टेगनेंट है, तो उसको फिर से पटरी पे लाने के लिए प्लानिंग करनी है। प्लानिंग कवर्स बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल स्फीयर्स। तो दोनों ही है, इकोनॉमिक में सबको रोजगार देना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड सबको बढ़ाना, ठीक है, सब कुछ चाहिए उसमें। और सोशल में एजुकेशन और हेल्थ है, ये सब को ग्रो करना। प्लानिंग कमीशन वॉज फॉर्म्ड इन 1950, नाउ कॉल्ड नीति आयोग, टू मेक सच पॉलिसीज टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज गति से बढ़ाने के लिए प्लानिंग कमीशन बनाई गई 1950 में, जिसका नाम अब बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। नीड फॉर प्लानिंग, प्लानिंग तो मैंने बताया ज़रूरी है ही। तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ता है। हर क्षेत्र में आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करेंगे, उनको यूज़ करेंगे, है ना, और इन्वेस्ट करेंगे कहाँ पर, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे ट्रेड हो, सबको बढ़ाना है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को बढ़ाना है, तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ानी पड़ेगी। टाइप्स ऑफ प्लानिंग कॉम्प्रिहेंसिव, जैसे कि भारत में होती है, रेफर्स टू गवर्नमेंट्स इटसेल्फ पार्टिसिपेट्स इन द ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। गवर्नमेंट खुद पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि 2 सेक्टर्स हैं, पब्लिक सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर है। तो पब्लिक सेक्टर में शुरू में तो सरकार ने बहुत हैवी इंडस्ट्रीज और ले ली, जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, जो कि प्राइवेट सेक्टर तो कर नहीं सकता था, और जिसमें प्रोडक्शन में और उसके प्रॉफिट प्राप्त करने में टाइम लगता है, 20-20 साल लगते हैं, जैसे रेलवेज है। तो वो सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। तो वो सोशल वेलफेयर के लिए है और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों के लिए है ना। और उसके अलावा सोशल ग्रोथ तो करनी ही है। तो इस तरह से ये मिक्स्ड इकोनॉमी में और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों में किया जाता है, जहाँ पर सरकारों का बहुत बड़ा रोल होता है इकोनॉमिक ग्रोथ में। डायरेक्टिव प्लानिंग तो है वो जो होती है
कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में ज़्यादा होती है, और वो लोग जो है गवर्नमेंट सिर्फ डूज एंड डोंट्स बताती, मतलब ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती, और जो प्राइवेट लोग हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में लगे रहते हैं, छोटी मोटी गाइडलाइंस दे सकती है। शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स जैसे 5 ईयर्स का प्लान स्पेसिफिक होते हैं, यानी उस प्लान के लिए टारगेट सेट किए जाते हैं, ठीक है। और लॉन्ग टर्म है वो सभी में कॉमन होते हैं, शॉर्ट टर्म में भी लॉन्ग टर्म में भी। मतलब यह है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए शॉर्ट टर्म में हम कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें वो ग्रोथ का भी शामिल हो जाएगा, जीडीपी बढ़ाने का भी उसमें शामिल है, तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अब हमारे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। पहले है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, इसमें प्राइवेट ओनरशिप होती है, इसमें कोई पब्लिक सेक्टर नहीं है, और जो प्राइवेट लोग हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने की कोशिश करते हैं, और गवर्नमेंट का क्या काम है, लॉ एंड ऑर्डर का और कंट्री को डिफेंड करने का। तो मतलब सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं है किसी भी मतलब ये लोग सोशल जस्टिस हो रही है या नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं है, बस गवर्नमेंट सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी। तो हो सकता है छोटे मोटे डूज एंड डोंट्स हों, मगर इसमें जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइवेट लोगों द्वारा होता है। इसके मेरिट्स हैं, प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट, वो सेल्फ इंटरेस्ट अपना देख रहे हैं जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड, एक्सेलरेटेड जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ जो है तेजी से बढ़ती है, इसका ये फायदा है। लेकिन डीमेरिट्स क्या है, कलेक्टिव इंटरेस्ट इज इग्नोर्ड, बस जो प्रोडक्शन कर रहा है वो प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनका इंटरेस्ट लुक आफ्टर नहीं हो रहा। सोशल जस्टिस इज इग्नोर्ड, इसका मतलब ये है कि अगर वो काम करवा रहे हो सकता है उनको अच्छे सैलरी ना दें, और इस तरह से जो गरीब लोग हैं वो गरीब ही रह जाएं। फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी है, पब्लिक ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इसमें सारा गवर्नमेंट के हाथ में है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्राइवेट सेक्टर नहीं है। प्रोडक्शन फॉर सोशल वेलफेयर, सिर्फ सोशल वेलफेयर के लिए काम होगा। मेरिट्स इक्वलिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होगा, यानी एक समान काम के लिए समान वेतन। ग्रोथ रेट इंक्लूसिव ऑफ सोशल जस्टिस, तो सोशल जस्टिस और ग्रोथ रेट साथ साथ चलेंगे। इसका डीमेरिट ये है कि ग्रोथ रेट इज वेरी स्लो। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों होते हैं, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, यानी गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर जो है वो वेलफेयर के लिए काम करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी करता है, पर ज़्यादा वेलफेयर के लिए करता है। और शुरू में इंडिया में जो वो हैवी इंडस्ट्रीज थी जिसमें बहुत ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, वो सरकार ने अपने हाथ में ली, क्योंकि प्राइवेट लोगों के पास इतना पैसा था नहीं। तो उसका रीज़न ये था कि सोशल वेलफेयर और साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ तो था ही, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, रेलवेज हैं, वो सब सरकार ने अपने हाथ में ले ली। और प्राइवेट सेक्टर भी रखा जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे, और वो अपना सोशल वेलफेयर और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दोनों साथ चलेगी, यानी सरकार जो है वो वेलफेयर के लिए काम करेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी करेगी, और प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करेगा। मेरिट्स, वो जीडीपी ग्रोथ है सोशल जस्टिस अचीव्ड, दोनों अचीव हो जाते हैं। ग्रोथ भी बढ़ेगी, प्राइवेट सेक्टर काम करेगा तो ग्रोथ बढ़ेगी, और सोशल जस्टिस क्योंकि सरकार वेलफेयर के लिए काम कर रही है। डीमेरिट्स क्या है, करप्शन लीडिंग टू अ लो प्रोडक्टिविटी एंड इनएफिशिएंसी, तो क्या हो रहा है कि करप्शन बहुत ज़्यादा, और इस वजह से जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी भी कम है और करप्शन बहुत ज़्यादा है। और अब हम कर रहे हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। तो लॉन्ग टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म हम अगले उसमें डिस्कस करेंगे। जीडीपी ग्रोथ, किसी भी कंट्री के लिए डेवलप होने के लिए जीडीपी ग्रोथ होना तो बहुत ज़रूरी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब क्या है उसके लिए, वो किस पे डिपेंड करेगा, रिसोर्स बेस ऑफ एन इकोनॉमी। हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं किया गया था, रिसोर्सेज की हमारे देश में कोई कमी नहीं है, तो रिसोर्स बेस को बढ़ाना। एंड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, कहा था कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी, इंडस्ट्री में भी नहीं थी,
तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और एक्सप्लोरिंग नेचुरल रिसोर्सेज, और हमारे जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको ढूंढना और उनको एक्सप्लॉयट करना, एंड इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन, ये भी ज़रूरी है, टू डेवलपमेंट ऑफ ऑल सेक्टर्स। तो सभी सेक्टर्स, चाहे प्राइमरी सेक्टर हो जिसमें एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग वगैरह आ जाता है, और इंडस्ट्री आ जाती है सेकेंडरी सेक्टर में, उसको बढ़ावा देना है, और उसके अलावा टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर, सबको इकट्ठे बढ़ाना है। लेवल ऑफ आउटपुट, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाना है और आउटपुट को बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। तो इससे जीडीपी ग्रोथ होगी, है ना, जो 0.5% और 1% के बीच में थी उसको बढ़ा के 8-9%, 10% तक लाना है। फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि जितने योग्य हैं, एबल एंड विलिंग, और जो काम करना चाहते हैं उनको जॉब मिले। अगर सबको जॉब मिलेगी तो ग्रोथ होगी और सोशल जस्टिस भी मिलेगी। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है कि जितने लोग काम करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, सब में एम्प्लॉयमेंट उसको बढ़ाना। और सभी लोगों का ये तब होगा जब ग्रोथ होगी, जब इंडस्ट्री में ग्रोथ होगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगेंगी, और जब क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर में भी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, है ना। तो इससे क्या होगा कि लोगों को जॉब मिलेगी और जो है ग्रोथ बढ़ेगी, और सभी को अगर काम मिलेगा तो सोशल जस्टिस भी होगी। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इसका मतलब है कि कुछ लोग, ऐसा ना हो, हमारी पॉलिसीज ऐसी ना हो कि कुछ लोग तो बहुत अमीर हो जाए और बाकी लोग गरीबी की ज़िंदगी बिताएं, ऐसा ना हो। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो इक्वल हो, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि एक मजदूर को और एक इंजीनियर को एक सी सैलरी मिलेगी, लेकिन उनकी एबिलिटी के हिसाब से, उनके स्किल के हिसाब से उनको इनकम होनी चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ सबको मिले, मतलब तभी होगा बेनिफिट ऑफ ग्रोथ जब सब इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, सबको जॉब मिल जाएगी, और लीड टू सोशल जस्टिस। और सोशल जस्टिस हो ही जाएगी जब सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, सबको काम मिलेगा, ठीक ठाक इनकम मिलेगी, तो वो स्पेंड भी करेंगे, इन्वेस्ट भी करेंगे, और कंट्री बढ़ेगी भी, और सबको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। मॉडर्नाइजेशन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मॉडर्न न्यू टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो ये तो अभी आप इतने सालों में, हमने 75 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, और प्लानिंग हमारी 12वीं 2017 तक हमारा प्लानिंग चली थी 5 ईयर प्लान्स के साथ। तो हमारे एग्रीकल्चर में बहुत डेवलपमेंट हुई, बहुत मॉडर्नाइजेशन भी हुआ, और हम सेल्फ सफिशिएंट भी हुए, और हमने एक्सपोर्ट भी किया, जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हमारे देश में गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई, हम निर्यातक बन गए। फिर वाइट रेवोल्यूशन, दूध के उत्पादन में हमने बहुत ज़्यादा वृद्धि करी है। ठीक है, एक्सपोर्ट भी करा अपने पूरे देश में, हमने सारे देश में सभी की ज़रूरतों को पूरा किया। और अभी हो रहा आईटी रेवोल्यूशन, है ना। ये जो आईटी रेवोल्यूशन है, इससे भी हमारे देश का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स एंड इंडस्ट्री, ये तो बहुत ज़रूरी है और हम इसको अचीव कर चुके हैं। फूड ग्रेन्स में हम सेल्फ सफिशिएंट भी है और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। इंडस्ट्री में भी हम बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हैं और हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये सेल्फ सफिशिएंसी हमारे 5 ईयर प्लान्स का एक इम्पॉर्टेंट गोल है। हम कभी भी किसी देश पे डिपेंड ना हो, और इसको अचीव बहुत हद तक किया भी गया है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये बहुत ज़रूरी है। मार्केट कंडीशंस को कंट्रोल करना, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा तो दिक्कत होगी, फिर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर जाएगा, और महंगाई की वजह से वो लोग उन चीज़ों को नहीं खरीद पाएंगे, एसेंशियल्स को भी, जो कि जीवन के निर्वाह के लिए भी ज़रूरी है। तो इन्फ्लेशन पर कंट्रोल होना तो बहुत ज़रूरी है। रीजनल डेवलपमेंट, ये क्या है कि कुछ रीजन्स या कुछ स्टेट्स तो हमारे काफ़ी आगे निकल गए, दिल्ली है, बॉम्बे है,
चंडीगढ़ है, बहुत सारे। लेकिन कुछ लोग ग्रोथ में बहुत पीछे रह गए। बिहार है, उड़ीसा है ना, ये राज्य बहुत पीछे रह गए। तो इनको जो है सेम ग्रोथ के लेवल पर लाना है, यहाँ से गरीबी दूर करनी है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है। तो इनका और इनमें जो इंडस्ट्रीज हैं उनको लगाना है, एग्रीकल्चर को डेवलप करना है। मतलब हर तरीके से जैसे ग्रोथ पंजाब में हुई, जैसे ग्रोथ दिल्ली में हुई, बॉम्बे में हुई, ऐसी ही ग्रोथ यहाँ पर भी ज़रूरी है। तो इंडस्ट्रीज़ को लगाना, सर्विस सेक्टर को बढ़ाना और एग्रीकल्चर में भी मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करना ताकि रीजनल डेवलपमेंट हो। और सोशल जस्टिस टू रिड्यूस पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। अभी भी हमारे देश में बहुत से जो जनसंख्या है पॉवर्टी लाइन के नीचे है, बहुत कम उनकी आय है। तो उनको जो है पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाना है, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना है, हेल्थ और एजुकेशन पे ध्यान देना है। तो अभी बहुत सारे हमने अचीव किया है 75 साल में, लेकिन बहुत कुछ अभी अचीव करना बाकी है ताकि सोशल, सबसे ज़्यादा जो पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग रह रहे हैं, गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं, उनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, उनके आय का साधन को बढ़ाना है और उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन और हेल्थ को भी ध्यान देना है। तो बच्चों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।